एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक भैंस थी। किसान उसे प्यार से धनु कहता था। वह भैंस बहुत शरारती थी। उसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए जब भी भैंस को मौका मिलता था वह घूमने फिरने निकल पड़ती थी। किसान धन्नु को अपनी जगह पर न देखकर परेशान हो जाता था, क्योंकि किसान के लिए धनु भैंस ही उसका परिवार थी। किसान धनु को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ गांव में घूमता फिरता और मिलने पर उसे घर ले जाता। धन्नो, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि अकेली कहीं नहीं जाना। गांव के पास में ही एक जंगल है। वो जंगल बहुत खतरनाक है। इस तरह ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन किसान शहर में गया हुआ था कुछ काम से। धन्नु घर पर अकेली ही थी। तब उसे गांव के पास के जंगल की याद आई जो किसान ने बताई थी। जंगल में तो बहुत हरी हरी घास होगी, खाने में मजा आ जाएगा। हरी भरी घास के लालच में वह जंगल की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद वह जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में इतनी सारी घास देखकर वह बहुत खुश हुई और घास चरने लगी। ज्यादा और अच्छी घास खाने के चक्कर में वह जंगल के अंदर तक पहुंच गई। भैंस ने हरी हरी घास खाई और जोर से दहाड़ लगाई। जब उसने जंगल में यहाँ वहाँ देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का रास्ता किस तरफ है। वह रास्ता भटक चुकी थी। अरे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तो रास्ता ही भूल गई। मालिक वापस आ गए होंगे शहर से। मुझे ना देखकर परेशान हो गए होंगे। अब मैं क्या करूं भगवान? और वह जोर जोर से दहाड़ लगाती है। उसी समय जंगल का राजा शेर पानी पीने वहां से गुजर रहा था। ऐसी दहाड़ सुनकर वह डर गया। इतनी खतरनाक आवाज किसकी है? लगता है जंगल में कोई खतरनाक जानवर घुस आया है। मुझे अपनी जान बचानी होगी। फिर शेर डरता और घबराता हुआ वहां से भागने लग जाता है। शेर बिना कहीं रुके सीधे अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। शेर को ऐसे भागते हुए एक कौवा देख लेता है। वह कौवा बहुत ही दुष्ट होता है। वह शेर का मंत्री बनना चाहता था। यही सही समय है शेर महाराज का भरोसा जीतने का। तब कौवे के दिमाग में एक योजना आई और बिना समय गवाए वह शेर की गुफा की तरफ निकल पड़ा। कौवा शेर से मिलने के लिए सीधा उसकी गुफा के अंदर चला जाता है। महाराज, मैंने आपको डरकर गुफा की तरफ भागते हुए देख लिया था। आप जिस आवाज से डरकर भागे थे वो तो एक भैंस की आवाज है। यदि आप कहो तो मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है क्या? वो एक भैंस है। ठीक है, तुम उसे मेरे पास ले आओ। शेर के कहने पर कौवा भैंस के पास आया और भैंस को बहुत समझाया और समझा बुझा के शेर के पास ले गया। कुछ ही समय में शेर और भैंस की अच्छी दोस्ती हो गई और शेर ने भैंस को अपना मंत्री बना लिया। लेकिन उन दोनों की दोस्ती और उनकी बातें सुन कौवे को जलन होने लगी, क्योंकि वो शेर का मंत्री बनना चाहता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन कौवे के दिमाग में एक तरकीब आई और वह शेर से मिलने के लिए उसकी गुफा की तरफ चल पड़ा। शेर महाराज, भैंस तो बस आपसे दोस्ती करने का दिखावा कर रही है। वो तो आपको अपने मजबूत दो सींगों से मार देना चाहती है और वह खुद इस जंगल का राजा बनना चाहती है। पहले तो शेर ने कौवे की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसे भी थोड़ा सा लगने लगा। शेर से मिलने के बाद कौवा भैंस के पास गया और उससे बोला, सुनो भैंस, शेर तो तुमसे दोस्ती करने का बस दिखावा कर रहा है। वो
वो तो तुम्हें मारकर खा जाना चाहता है। कौवे की बात सुनकर भैंस को बहुत गुस्सा आया और वो शेर से मिलने के लिए गुस्से में उसकी गुफा की तरफ निकल पड़ी। कौवा भैंस से पहले शेर के पास पहुंच गया और कहने लगा, शेर महाराज, भैंस आपको मारने के लिए इसी तरफ आ रही है, आप सतर्क रहिएगा। और कुछ ही समय में भैंस गुस्से में शेर के पास पहुंची और उस पर हमला करने लगी। शेर भी भैंस को मारने लगा। फिर दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान शेर ने भैंस को मार डाला और कौवे को अपना मंत्री बना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। विद्याटवी जंगल चारों ओर से हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था। निर्मल पानी के झरने सुमधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। इस वन के राजा शेर ने अपना वजीर एक नीतिवान सारस को बनाया हुआ था। सारस शेर को आसपास की सारी गतिविधियों से अवगत करता रहता था। उसी वन के पास एक गांव था। गांव में एक ब्राह्मण परिवार गरीबी में कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज रोज ताने मारा करती थी। आपके इस धर्म के रास्ते पर चलकर क्या मिल गया हमें? 2 वक्त का खाना तो समय पर मिल नहीं पाता है। अपनी पत्नी के रोज रोज के तानों से परेशान होकर एक दिन उसके मन में यह ख्याल आया कि क्यों न शहर जाकर कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे घर की दशा में सुधार हो जाए। ऐसा निश्चय कर वह घर से निकल गया। ब्राह्मण उसी वन के पास पहुंचा जहां वह शेर रहता था। उसी वन को पार करने के बाद शहर में पहुंचा जा सकता था। गुफा के अंदर शेर सो रहा था और सारस उसकी पहरेदारी कर रहा था ताकि शेर की नींद में कोई विघ्न न पड़ जाए। सारस ने दूर से ब्राह्मण को आते हुए देख लिया। आज तो साक्षात ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। आज मुझे भी इनकी सेवा करने का मौका मिला है। थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाएगा इनकी सेवा करने से। ब्राह्मण सारस के पास पहुंचा। तब सारस ने उन्हें प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा। तब दुखी ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा सारस को बता दी। ब्राह्मण की बातें सुन सारस को ब्राह्मण पर बहुत दया आई और वह शेर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। महाराज, आज हमें एक दुखियारी साधु की सहायता करने का मौका मिला है। इनकी मदद करने से आपको इस पशु जीवन से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी और थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिल जाएगा, तो हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। शेर ने सारस की बात मान ली। जाओ, ब्राह्मण को आदर सत्कार के साथ मेरे पास लाओ। सारस ब्राह्मण के पास गया और उन्हें शेर की बात बताई। शेर महाराज आपको बुला रहे हैं, अंदर चलिए। प्रणाम ब्राह्मण देवता, तुम्हारी दुखी व्यथा जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तुम ये स्वर्ण आभूषण से भरा डब्बा ले जाओ। ये हमने इंसानों से लूटा था, तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद सारस ब्राह्मण को गुफा से बाहर लाकर उन्हें कहता है, सुनो ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। ब्राह्मण सारस की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्राह्मण गहनों को लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। इतने सारे आभूषण देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण और उनकी पत्नी के कुछ दिन ऐसे ही मजे से गुजर गए और अब ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच उत्पन्न हो गया। क्यों ना इनको फिर से जंगल में उस शेर के पास भेजूं, ताकि और बहुत सारे गहने मिलेंगे। यह सोचकर उसने फिर से ब्राह्मण को जंगल में शेर के पास भेजा।
लेकिन इस बार जंगल का परिदृश्य बदल चुका था। इस बार गुफा के प्रवेश द्वार पर एक कौवा था। कौवा धूर्त और कपटी होता है। कौवे ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा, उसके मन में ख्याल आया, अरे ये ब्राह्मण तो इसी तरफ आ रहा है। जल्दी से ब्राह्मण के आने की सूचना शेर महाराज को देता हूँ। वो गुस्से में आकर इसका शिकार करेंगे और थोड़ा सा टुकड़ा मुझे भी खाने को मिल जाएगा। मेरा पेट भी भर जाएगा। कौवा शेर के पास गया और काऊ काऊ करने लगा। कौवे की आवाज से शेर की नींद खुल गई और वो गुस्से से उठा। उठते ही उसने ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण को देखते ही वह समझ गया कि कौवा क्यों चिल्ला रहा था। शेर ने ब्राह्मण को पहचान लिया। शेर ने उनसे कहा, यह तो वही ब्राह्मण है जिसको मैंने कभी सोने के आभूषण दिए थे। महाराज, अब आप यहाँ से लौट जाइए, क्योंकि सारस मर चुका है और कौवा वजीर बन गया है। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको मारकर सारस के द्वारा जो पुण्य मैंने कमाया था उसे नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। शेर की बात सुनकर ब्राह्मण जल्दी से वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना स्वभाव सारस के जैसा ही रखना चाहिए। दूसरों के दुख में उनकी सहायता करनी चाहिए, न कि कौवे के जैसा जो दूसरों का बुरा चाहता हो। एक जंगल में एक चिड़िया और कौवा कौवी रहते थे। वह पास पास के पेड़ों पर ही घोंसला बनाकर रहते थे। वे पड़ोसी थे। कौवा और कौवी आलसी थे। उन्हें ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं था, लेकिन चिड़िया बहुत मेहनती थी। उनके घोंसलों के पास ही एक बहुत बड़े बरगद का पेड़ था। वह भी चिड़िया और कौवा कौवी का अच्छा मित्र बन गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया। पूरा जंगल तहस नहस हो गया। चिड़िया और कौवा कौवी के घोंसले भी पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर पेड़ को दया आ जाती है और वह उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे घोंसले भी टूट गए हैं, खाने को भी कुछ नहीं है, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है। कौवा बोलता है, हाँ चिड़िया, इतना तेज तूफान तो आज तक नहीं आया। अब सब कैसे ठीक होगा? तभी पेड़ खुश होकर बोलता है, क्यों ना तुम तीनों मिलकर खेती कर लो। यहाँ थोड़ा पास में ही छोटी सी जगह है जहाँ पर बहुत अच्छी फसल पैदा हो सकती है। जो फसल होगी उसे आधी आधी बांट लेना। तुम्हारे साल भर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, पर वहाँ तो बहुत काम करना पड़ेगा। सुनो जी, इतना काम मुझसे तो नहीं होगा। अरे भाग्यवान, खाना चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अगले ही दिन से तीनों ने काम करना शुरू कर दिया। कौवा और चिड़िया बहुत मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनकी फसल बड़ी होने लगी। वे बहुत खुश हुए। फसल को पर्याप्त मात्रा में बारिश का पानी मिलने से वह तेजी से बढ़ती रही और कुछ ही दिनों में उनकी फसल अच्छी हो गई। ऐसी लहलहाती फसल को देखकर कौवे के मन में लालच आ गया और वह एक दिन कौवे से कहती है, सुनो जी, इतनी अच्छी फसल आई है, हम इसे उस चिड़िया के साथ क्यों बांटे? क्यों ना सारी फसल हम ही ले लें? ऐसा नहीं कर सकते। चिड़िया ने भी तो कितनी मेहनत की है। पर कौवी के बहुत कहने पर कौवे को भी लालच आ जाता है और वह भी अब चिड़िया के साथ पूरी फसल नहीं बांटना चाहता था। दूसरे दिन जब सभी फसल के पास आते हैं
तब कौवा चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, देखो हमारा तो परिवार भी बड़ा है और तुम तो अकेले ही हो, इसलिए फसल का 1/4 भाग तुम्हारा और बाकी सारा हमारा। पर बात तो आधे आधे अनाज की हुई थी, फिर क्या हुआ अब? चिड़िया की बात सुनकर कौवी बोलती है, तुम तो अकेली ही हो, तुम्हारे तो इतनी सी फसल बहुत है, हम तो खाने वाले भी जाता है, तुम इतने अनाज से क्या करोगी? कौवा कौवी की बात सुनकर चिड़िया निराश हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा और वह मान गई। चिड़िया पूरे दिन अपनी फसल की देखभाल करती और उसे कीड़ों से बचाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर फसल काटने के दिन आए। चिड़िया ने फसल काटने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन वहाँ कौवा कौवी अपने ही हार में मस्त थे। उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की। अगले दिन जब सभी खेत में थे, तब चिड़िया बोलती है, फसल काटने का समय आ गया है, अगर जल्दी फसल नहीं काटी तो आने वाली बारिश से फसल बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया की बात सुनकर कौवी बोलती है, हम अपनी फसल काट लेंगे, तुम अपना ध्यान रखो, अभी कई दिनों तक बारिश नहीं आएगी, हम काट लेंगे आराम से। कौवी की बात सुनकर चिड़िया कुछ नहीं बोली, लेकिन वह निराश हो गई। कुछ दिन में ही चिड़िया ने अपनी सारी फसल काट ली और अनाज जमा कर लिया। और वहाँ कौवा कौवी ने अब फसल काटनी शुरू की। उनकी फसल बहुत ज्यादा थी, उन्हें फसल काटने में बहुत समय लगने वाला था। पर दूसरे ही दिन आसमान में काले बादल छाने लग गए। बारिश कभी भी हो सकती थी। कौवा और कौवी डर गए। उन्होंने जल्दी जल्दी फसल काटनी चाही, पर वह नहीं काट पाए और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए कौवा और कौवी पेड़ पर जाकर बैठ गए। उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कटी हुई फसल भी पानी के साथ बह गई और वह दोनों यह सब दूर बैठे पेड़ पर देखते रह गए। पर अब वह कुछ नहीं कर सकते थे। और यहाँ चिड़िया अपने अनाज के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। अच्छा हुआ मैंने समय पर अपनी फसल काट ली, नहीं तो इस बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच करने का यही परिणाम होता है। चिड़िया ने अपनी समझदारी से काम लिया तो वह आज सुखी है, लेकिन कौवा और कौवी आलसी और लालची है, जिसका परिणाम वह भुगत रहे हैं। एक वन में एक भास्कर नाम का सिंह रहता था। उसके बाघ, गिद्ध, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये तीनों दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन्य प्राणी है या ग्राम्य? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, यह ऊंट है और यह ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं।
अबेदान की बात सुन ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। कथनक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक सिंह की आज्ञा का पालन कर वही रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट। बाघ, गीदड़, कौवा आदि वन्य जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान सिंह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित करते हुए बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊंट पर थी। गीदड़ बोला, मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मार कर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ की बात सुन कौवा बोला, कहे तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है। वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओगी उन्हें कैसे मनाए। गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुँचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई ना मिला। कथनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। सिंह की बात सुन गीदड़ बोला, यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वो ऐसा करेगा? वनराज, कथनक क्या आपकी भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है। आप आज्ञा करें। और इस तरह तीनों अनुचरों ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद गीदड़ और कौवा कथनक के पास पहुँचे। कौवे ने कथनक से कहा, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को सिंह की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे। कथनक भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। इसके बाद एक एक कर सभी जीव
सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गिदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गिदड़ उन्हें बचाता गया। जब कथनक की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहे हैं, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गिदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। स्वामी जब बुद्धिहीन हो और उसके साथी धूर्त, तो चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक है। प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।